टॉपिक पढ़ेंगे ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण। ठीक है, हमने देखा कि अंग्रेजों ने अन्य जो कंपनियां थी उनके ऊपर वर्चस्वता स्थापित कर लिया और देसी रियासत के ऊपर वर्चस्वता स्थापित कर लिया। अब जो है अधिक से अधिक उनका उद्देश्य क्या रहेगा? लाभ कमाना रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा धन को कमा सकें। इसी धन कमाने के काल में एक इतिहासकार हैं जिसका नाम है रजनीपाम दत्त। रजनीपाम दत्त ने जो प्लासी का युद्ध 1757 के बाद जो अंग्रेजों की स्थिति थी भारत में, उसको भारत के आज़ादी 1947 तक के जो काल है उसको विभाजित किया कि अंग्रेजों ने कैसे भारत से ज़्यादा धन को लूटा। और रजनीपाम दत्त ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में। पहला भाग को बोला जाता है वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण। वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण। दूसरे को बोला जाता है औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। और तीसरा जो काल है इसको बोला जाता है आपका वित्तीय पूंजीवाद का चरण। वित्तीय पूंजीवाद का चरण। हम पहले अर्थ को समझेंगे, इसके बाद हम आपका जो कर व्यवस्था इन लोग लागू करेंगे अंग्रेज भारत में, उसको समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि कैसे उन लोग धन को लूटना चाहते थे और तो उसके लिए उन लोगों ने क्या व्यवस्था किया। वाणिज्यिक पूंजीवाद का जो चरण है वो प्लासी का युद्ध रहेगा 1757 से 1813 ईस्वी तक रहेगा। ठीक है, फिर औद्योगिक पूंजीवाद का जो चरण है वो आपका 1813 से लेकर के 1857 ईस्वी तक रहेगा। वित्तीय पूंजीवाद का जो चरण है वो 1858 ईस्वी से लेकर के भारत के आज़ादी तक रहेगा। ठीक है, तो इस 3 चरणों में किसने बांटा है? रजनीपाम दत्त ने। हमको समझना है कि ये तीनों चरण क्या है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट पहले पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही हमको सिर्फ पढ़ना नहीं है, चीज़ों को समझना भी है और याद भी करना है। तो आप गीता कोचिंग के साथ हैं, हम आपको समझाएंगे भी और याद भी कराएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण। वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण क्या है? वाणिज्यिक पूंजीवाद के चरण में अंग्रेजों का एक और एकमात्र उद्देश्य है अधिक से अधिक लाभ कमाना। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिखो। पहला 3 भाग में लिख लिए। पहला जो है वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, इसमें सब अंग्रेजों का सबसे पहला जो उद्देश्य था वो क्या था? अधिकाधिक लाभ कमाना या धन कमाना। अधिक से अधिक हम कैसे लाभ कमा सकें और कैसे हम भारत से ज़्यादा धन संपदा को लूट सकें। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है, जो वस्तुएं हैं उसे कम मूल्य पे क्या करना है? खरीदना है। जो वस्तुएं हैं, जो कच्चा माल है, ठीक है, तो जो कच्चा माल रहेगा उसको कम से कम मूल्य में खरीदना और उससे अधिक से अधिक प्रोडक्ट बना के अधिक से अधिक दामों पर क्या करना? बेचना। ठीक है, तो दूसरा उद्देश्य क्या था कि कच्चा माल को कम से कम मूल्य में खरीदना और जो आपका पक्का माल है या निर्मित वस्तुएं हैं उसको अधिक से अधिक में बेचना। ठीक, फिर क्या था? जो अन्य कंपनी है, जो प्रतिद्वंदी जो है, इनके प्रतिद्वंदियों को क्या करना? समाप्त करना।
जो उनके जो प्रतिद्वंदी थे। तो कैसे हम देखे हैं कि यूरोपीय जो अन्य कंपनी थे, आपके फ्रांसीसी हैं, डच हैं, डेनिश हैं, ये सब को क्या करेंगे, इन लोग धीरे धीरे डोमिनेट करेंगे और युद्ध में इनको हराएंगे, किसी के साथ बेच के भाग जाएंगे, और कोई जो है बहुत ज़्यादा टक्कर देगा उनके साथ। कौन सबसे ज़्यादा टक्कर दिया? फ्रांसीसी दिए, तो उनको 3 युद्ध में हरा दिए। तो अन्य जो कंपनी थे, जो प्रतिद्वंदी थे, उनको क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। फिर देसी रियासत में राजनीति पे क्या करेंगे? हस्तक्षेप करेंगे। राजनीतिक नियंत्रण। तो पहला जो चरण है, इसमें इन लोग ये 4 काम करेंगे। अधिकाधिक लाभ कमाएंगे, उसके लिए वस्तु को कम मूल्य में खरीदना और अधिक मूल्य पे बेचना, प्रतिद्वंदियों को समाप्त करना और राजनीतिक नियंत्रण। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे अन्य यूरोपीय कंपनियों को वर्चस्वता स्थापित किए और देसी रियासत में कैसे वर्चस्वता स्थापित करेंगे। ठीक है, चलिए फिर इसी काल को देखो, इनका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना है। ठीक है, सबसे ज्यादा धन लूटना है। तो इस पूरे सिस्टम को देखते हुए जो के.एम. पानिकर हैं, इतिहासकार हैं, इसने इसे डाकू काल की संज्ञा दी है। ठीक है, इस पूरे चरण को, मतलब जो पहला वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण है, उसे किसकी संज्ञा दी है? डाकूवाद की संज्ञा दी है। क्लियर है? चलिए दूसरा जो चरण है औद्योगिक पूंजीवाद का चरण रहेगा। औद्योगिक पूंजीवाद में क्या करेंगे? औद्योगिक पूंजीवाद में सबसे पहले मिटा दो इसे। हाँ, अब देखो, अंग्रेजों का अन्य जो प्रतिद्वंदी हैं वो सब समाप्त हो गए। देसी रियासतों में भी इनकी क्या हो गई? वर्चस्वता हो गई। अब जो है 1813 में ही तक इसको क्यों रखा गया? 1813 से ही औद्योगिक पूंजीवाद क्यों बोला गया? क्योंकि 1813 में आप लोग पढ़े होंगे कि एक चार्टर एक्ट आया था, है ना? 1813 का चार्टर एक्ट आया था। ये एक्ट क्या था कि औद्योगिक पूंजीवाद मतलब औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है। तो कैसे बढ़ावा देंगे? सबसे पहले चार्टर एक्ट लाया गया। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था यूरोप में व्यापार करने का, भारत में। ठीक है, एलिजाबेथ और उसके पुत्र ने इनको एकाधिकार दे दिया था। जब देखे ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा लाभ कमा रहा है, तो अन्य जो व्यापारी थे वो सब क्या बोले कि भाई हमको भी तो जाके व्यापार करना है, तो आप एकाधिकार को क्या करो? कम करो, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति या एक कंपनी लाभ कमा रहा है और बाकी लोग हम क्या करें? ब्रिटेन में औद्योगिकरण, औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। उस औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए अन्य जो व्यापारी है वो ब्रिटेन के ऊपर क्या किए? दबाव डाले। तो 1813 के चार्टर एक्ट में जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त किया गया। व्यापारिक जो एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। दूसरा काम क्या किया गया? सिर्फ चाय व चीन में एकाधिकार रहेगा। सिर्फ चाय और चीन में, मतलब सिर्फ चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगा कि चाय दूसरा व्यक्ति नहीं बेचेगा, और दूसरा जो चीन के साथ व्यापार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा और दूसरा व्यक्ति कोई नहीं करेगा। और बाकी अन्य व्यापार के लिए सब के व्यापारियों के लिए रास्ता को खोल दिया गया। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? औद्योगिक पूंजीवाद का चरण कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद भारत को ऐसे उपनिवेश के रूप में क्या करना है? परिवर्तित करना है, जहां से ब्रिटिश को कच्चा माल प्राप्त हो सके। ब्रिटिश को औद्योगिकरण हो रहा है ब्रिटेन में, और वो आपको ब्रिटेन पता है, इंग्लैंड जो है वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, द्वीपीय क्षेत्र है। वहां उतने ज्यादा संसाधन नहीं है जितना भारत में है। भारत में खनिज संपदा बहुत कूट कूट के भरा है। तो यहाँ के कच्चा माल है उसको ज्यादा से ज्यादा क्या करें? उपनिवेश के रूप में परिवर्तित कर सके। इस रूप में उनको क्या करना था? डेवलप करना था। तो उपनिवेश के रूप में क्या करना है? परिवर्तित करना है इनका उद्देश्य। ठीक है, चलो उसके बाद
इस उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए, ये उद्देश्य की प्राप्ति कैसे होगी? इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सबसे पहले कृषि का क्या करेंगे? वाणिज्यीकरण। ठीक है, कृषि का क्या करेंगे? वाणिज्यीकरण। मतलब ऐसे खेती करने के लिए बढ़ावा देंगे जिससे कच्चा माल ज्यादा से ज्यादा आ सके। ठीक, अगर सब धान की खेती करेंगे तो फिर कच्चा माल हमको मिलेगा नहीं, तो कपास की खेती करो बोला, नील की खेती करो बोला, जिससे कच्चा माल मिले, चाय की, बागान की, ये सब को क्या करेंगे? बढ़ावा करेंगे। और सबसे पहले अगर औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है तो जो भारत में पहले से उद्योग चल रहे हैं उनको सबसे पहले नष्ट करना इनका उद्देश्य था, क्योंकि जब तक वो नष्ट नहीं होंगे तो इनका जो है प्रोडक्ट वो कैसे बिकेगा। ठीक है, तो भारतीय उद्योगों का क्या करना? विनाश करना। भारत जो है ब्रिटिश के आने से पहले कौन सा उद्योग ज्यादा करते थे? कृषि और आत्मनिर्भर। कृषक थे और आत्मनिर्भर थे, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट थे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते थे, ना ही कहीं व्यापार करने जाते थे, आत्मनिर्भर थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आए तो मार्केट में, और देखो भारतीय उद्योग मतलब कौन सा? कपड़ा उद्योग, मसाला उद्योग। तो राजा का शासन चलता था, सबसे ज्यादा आपका सूती वस्त्र, कॉटन वस्त्र और हाथ से निर्मित वस्त्रों का उपयोग होता था। तो अब देखो मार्केट में क्या हो गया? जो हाथ से बुनते थे कपड़ा, टाइम ज्यादा लगता था, कास्ट ज्यादा लगता था, तो रेट हमेशा ज्यादा रहेगा। ये जब कपड़ा बनाना चालू किए ब्रिटिशर्स या यूरोपीय कंपनी, तो वो मशीन से बनाते थे, ऊपर से सिंथेटिक कलर का यूज करते थे। जैसे भारतीय कलर का उपयोग होता था तो कलर थोड़ा सा फीका लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छा। और ब्रिटिशर्स या यूरोपीय कंपनी जब बनाए तो सिंथेटिक कलर का प्रयोग किए तो दिखने में एकदम बहुत अच्छा, लेकिन क्वालिटी थोड़ा डल। रेट में भारतीय जो कपड़े हैं वो बहुत ज्यादा महंगा, और ब्रिटिशर्स मशीन से बना तो बनाने में समय भी कम और पैसा भी कम। जैसे हम चाइना का माल खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? जानते हैं कि चाइना हमारा दुश्मन है, लेकिन फिर भी उसी का प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं? क्योंकि बहुत सस्ता रहता है। 20-30 रुपए में ऐसी ऐसी चीज मिल जाती है जो अगर भारत में बनाएंगे तो 200 रुपए रेट रहेगा उसका। क्लियर है? तो दूसरा, एक तो ये कारण, दूसरा टैक्स में जैसी ब्रिटिशर्सों का राजनीतिक पकड़ चालू हुआ तो भारतीय उद्योग पर टैक्स को लागू कर दिए और ब्रिटिश प्रोडक्ट में टैक्स को फ्री कर दिए, तो रेट और क्या हो गया? कम हो गया, और भारतीय उद्योग का रेट और ज्यादा हो गया। अब जैसी उद्योग कम होगा तो लोग क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार होंगे कि नहीं होंगे? अब बेरोजगार होंगे तो काम मांगने किसके पास जाएंगे? अंग्रेजों के पास। फिर इनको तो चाहिए वर्किंग हैंड, फिर धीरे धीरे इसीलिए शिक्षा का इन लोग क्या करेंगे? विकास करेंगे, स्कूल खोलेंगे। तो स्कूल अपने लाभ के लिए खोले ताकि उनको पढ़ा लिखा मुनीम या बाबू मिले, ना कि भारतीयों को शिक्षित करना उद्देश्य इनका नहीं था। लेकिन भारतीय तो भारतीय हैं, उनके उद्देश्य को जो वो सोचे थे वो सब को क्या कर दिया? उल्टा कर दिए। बंगाल में सबसे पहले स्कूल और शिक्षा का प्रचार प्रसार किए और वहां के लोग पढ़ लिख के सबसे पहले उनको पता चल गया कि अब विदेश में क्या हो रहा है, पेपर पढ़ने से क्या लाभ होता है, देश दुनिया का जानकारी मिल गया, नॉलेज आ गया। तो वो नॉलेज का उपयोग किसके ऊपर करने लगे? अंग्रेजों के ऊपर। फिर बोले कि नहीं नहीं इतना ही पढ़ाओ, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाना है। क्लियर हो गया? तो वाणिज्यिक या औद्योगिक जो पूंजीवाद का जो चरण है वो समझ में आ गया कि कैसे करना है कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ, चाय और चीन का व्यापार बस रहेगा, कुछ दिन बाद ये भी समाप्त हो जाएगा। 58 में उपनिवेश के रूप में भारत को परिवर्तित करना, कृषि का वाणिज्यीकरण करना, जितना वाणिज्यिक फसल है उसको लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, चाय बागान हो गया, नील हो गया, और भारतीय उद्योगों का विनाश करना। क्लियर है? अब सब चीज कर लिए, विनाश कर लिए। अब जो है तीसरा जो चरण है वो वित्तीय पूंजीवाद का चरण बोलते हैं इसे। वित्तीय पूंजीवाद का चरण क्या होता है? देखिए, इस काल में ब्रिटिश सरकार का जो मुख्य उद्देश्य था वो ब्रिटिश व्यापारियों की जो जमा पूंजी थी उस जमा पूंजी को अधिक से अधिक क्या करना है? बढ़ाना था। कैसे? इसमें सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने
लोगों को इनकरेज किया कि अब भारत में क्या करो, इन्वेस्ट करो। तो अब भारत से पैसा कमा लिए, अब इस पैसे को क्या करेंगे, जैसी कच्चा माल लिए, प्रोडक्ट को बेचे, अब पैसा आ गया, उस पैसे को क्या करेंगे, ब्रिटेन लेके जाएंगे, फिर वहां क्या करेंगे, सबके पास बहुत ज़्यादा पैसा, सब अमीर हो जाएंगे। तो उससे अच्छा क्या करो कि यहाँ से जो पैसा कमाए हों उस पैसा को भारत में ही क्या करो, इन्वेस्ट करो। ठीक है, फिर आप 2 गुना लाभ कमाए थे, 1 लाख रुपए लगा के आपने 2 लाख रुपए अर्निंग कर लिया, कहाँ से, भारत से। अब तो या तो आप 2 लाख रुपए लेके चले जाओ, या तो 2 लाख रुपए को यहाँ इन्वेस्ट कर दो, उसके बाद 2 का 20 लाख रुपया बनाओ, उसके बाद फिर लेके जाओ। ठीक है, तो भारत को क्या किए कि वित्तीय पूंजीवाद में ऐसे व्यवस्था बनाए कि हम यहीं के पूंजी में क्या करें, भारत में ही इन्वेस्ट करना चालू करें और अधिक से अधिक फिर मुनाफा कमाएं। और इसी काल में हमको दिखेगा कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का करेंगे, जैसे रेलवे का क्या होगा, विकास होगा, उद्योग लगाएंगे, ठीक है, आपका डैम बनाएंगे, रोड बनाएंगे। तो ये सब जो है अपने जो इन्वेस्टर हैं उनको आकर्षित करने के लिए ब्रिटिशर्स करते हैं, ना कि भारत का विकास करने के लिए। ठीक है, तो चलो लिख लो कि इस काल में ब्रिटिशर्स का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों द्वारा, इस काल में ब्रिटिशर्स का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों द्वारा जमा पूंजियों को भारत में निवेश कराकर, भारत में ही निवेश कराकर अधिक से अधिक लाभ कमाना था, अधिक से अधिक लाभ कमाना था। ठीक, यहीं से आपका व्यापार को बढ़ावा देंगे और भू राजस्व व्यवस्था को स्थापित करेंगे। क्लियर हो गया? तो टॉपिक समझ में आया कि ब्रिटिश का उपनिवेशवाद के चरण था, किसने बांटा है, रजनीपाम दत्त ने। ठीक है, तो ये जितने हैं कॉन्सेप्ट पूरा समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट जब समझ में आ गया, सभी को क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट जब समझ में आ गया तो हम आगे चीज़ों को कैसे आपका भू राजस्व व्यवस्था स्थापित होगा, कैसे उद्योग नष्ट होंगे, ये सब चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? ओके।